साथ बदलते भारत की शान। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। ठाकुर साहब, अब थाने जाके मिश्री के बेटे और बहू को छुड़ा लाइए। देखिए, इस विपत्ति की घड़ी में अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। आपकी साली कुमुद जी को कहकर एक फोन करवा दीजिए कि वो अपना कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। हम छोड़ देंगे इन्हें, हमें क्या करना। भले ही तुम उसे काम से निकाल दो, लेकिन उसके सर से चोरी का इल्जाम वापस ले लो, तभी तो वो समाज में सर उठा के जी सकेगी। अरे दीदी, आप यहाँ कैसे? हम दीदी से मिलने आए थे। आप यहाँ रुकिए, मैं मैडम जी से बोलता हूँ। मैडम जी, आनंदी दीदी आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ। दीदी, मैडम जी अभी आपको बुलाएंगी, आप 1 मिनट रुकिए। दीदी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सुनो। हाँ, कितनी बेशरम औरत है। ऑफिस से पैसे चुराने के बाद भी आ गई। सच में निहायती ढीठ औरत है। पूरी रात जेल में बिता के आई है, फिर भी मैडम से मुंह उठा के मिलने चली आई। ये तो खानदानी चोर लग रही है। अरे आनंदी, तुम कैसी कटी जेल में रात? अरे हमको तो बहुत ही बुरा लगा, तुम पर चोरी का इल्जाम लगा और तुम जेल चली गई। अब हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हमने चोरी नहीं की। लेकिन सच तो यही है कि चोरी भी तब हुई जब अलमारी की चाबी तुम्हारे पास थी। और कमाल की बात तो देखो, अलमारी का ताला भी लॉक था।
और पैसे चोरी हो गए। और तुम इतने भरोसे के साथ कह रही हो कि तुमने चोरी नहीं की। उस रोज मैं आया था तुम्हारे पास ये बताने के लिए कि अलमारी की चाबी रखना बड़ी जिम्मेदारी का काम है, लेकिन तुम अपनी सीट पर नहीं मिली। तुम शायद बाथरूम चली गई थी। एक बात और बताऊं, अगर तुम ये सोचकर ऑफिस आई हो कि मालकिन तुम्हारे एक एक दिन का हिसाब करके तुम्हें सैलरी दे देगी, तो ये गलत है। और ऑफिस का पूरा 1 लाख रुपया चोरी हुआ है, और वो भी तुम्हारे पास से। अब इसका हर्जाना तुम्हारी सैलरी से ही वसूला जाएगा। तुमको तो यहां से निराश ही जाना होगा। हेलो हेलो, चाय पी लीजिए। नहीं नहीं भैया, हमको चाय नहीं चाहिए। अरे दीदी, ये चाय मैंने अपने पैसों से खरीदी है, ऑफिस के पैसे को नहीं है। हमारा कोई भाई नहीं है, लेकिन अगर होता ना तो आपसे अच्छा नहीं होता। तो भाई समझ के पी लीजिए। दीदी, मैडम बुला रही हैं, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। जी मैडम। जाके आनंदी को बुला लो। जी मैडम जी। दीदी, आपको मैडम बुलाई हैं। अबे ओ, क्या मैडम मैडम बोल रहा था उस चोर को? बड़ा आया मैडम वाला, बड़ा बनता है भाई। चेयर उठा उठा। भाई भाई। प्रणाम दीदी। दीदी, आपने हम पर भरोसा करके इस ऑफिस में काम पर रखा। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने इन कुछ ही दिनों में हमको बहुत कुछ सिखाया, जिसके लिए हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। दीदी, चाहे चाहे दुनिया जो भी सोचे, सारे तर्क माहौल मेरे विपरीत ही क्यों ना हो, लेकिन हम चोर नहीं है दीदी। हम मानते हैं अलमारी की चाबी हमारे पास थी और अलमारी से रुपए चोरी हो गए, तो इसमें स्वाभाविक है कि चोरी का इल्जाम हम पर ही लगेगा। लेकिन चाहे कोई हमको फांसी पे चढ़ा दे, तब भी हम यही कहेंगे कि हमने चोरी नहीं की। दीदी, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, परिवार में पैसे की सख्त जरूरत है। लोग आधे पेट खाकर सोते हैं, पर इस बात से भी हमको इतना तकलीफ नहीं है जितना ये चोरी के इल्जाम से हुई है। लेकिन दीदी, आप ये मत समझिएगा कि यहाँ हम अपनी बेकसूरी का प्रमाण देने आए हैं आपके पास। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? मेरी देख रेख में अलमारी से जो रुपए चोरी हुए हैं, उसकी भरपाई के लिए हम कुछ जेवर लेकर आए हैं, जो हमारी शादी में हमको मायके से मिले थे।
दीदी, आप इसको रख लीजिए, क्योंकि चोरी का बोझ लेकर हम जी नहीं पाएंगे। गरीबी के बोझ से पहले ही जिंदगी बहुत दुखी और परेशान है, और ऊपर से ये चोरी का इल्जाम, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए नैतिकता के आधार पर चोरी हुए रुपए की भरपाई के लिए हम अपने जेवर आपको देने आए हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पुलिस केस वापस ले लिया है। केस वापस लेने से हमारी बेगुनाही तो साबित नहीं होगी ना दीदी। बेगुनाही साबित तो तभी होगी जब चोरी करने वाला इंसान पकड़ा जाएगा। हमको तो एक बात समझ ही नहीं आ रही कि जिस दिन हम पर चोरी का इल्जाम लगा, उससे मात्र एक दिन पहले जमींदार बाबू के घर से जो गेहूं की बोरी आई थी, उसमें 1 लाख रुपए कहां से आए, जो पहले फुलवा दीदी के संदूक में जाता है और वहां से अभिलाष चुरा कर रख लेता है, और वही रुपए जब इंस्पेक्टर साहब अभिलाष के जेब से जब्त करते हैं तो बिना सोचे समझे हमको चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको फंसाने के लिए या बदनाम करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा हो। आखिर कौन हो सकता है जो इतनी बड़ी षड्यंत्र रच रहा है? अगर आनंदी वाकई बेकसूर है तो फिर कोई ना कोई है जो आनंदी को फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। पर पहले मैं आनंदी से निपटती हूँ, बाद में तो पता लगा ही लूंगी। मैं तुम्हारे ये जेवर नहीं रख सकती हूँ, तुम इसे लेके अभी जाओ यहाँ से। दीदी, हम इसको ऐसे आपके पास नहीं छोड़ रहे हैं। हमको पूरा भरोसा है कि एक दिन सच और न्याय की जीत होगी। जिस दिन ये सच का खुलासा हो जाएगा और आनंदी बेकसूर साबित हो जाएगी, उस दिन हम हक के साथ आपके पास आकर ये गहने ले जाएंगे। लेकिन तब तक आप इसे अपने पास रख लीजिए। मेरे मन का बोझ कुछ तो हल्का होगा। और ऑफिस आके अपने सारे गहने मुझे दे गई। कह रही थी कि अपने माथे का कलंक हटाने के लिए वो ये जेवर मुझे दे रही है। गाँव की लाडली। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गाँव की लाडली।
मेरे देख रेख में अलमारी से जो रुपए चोरी हुए हैं उसकी भरपाई के लिए हम कुछ जेवर लेकर आए हैं जो हमारी शादी में हमको मायके से मिले थे। ये आप रख लीजिए दीदी, क्योंकि चोरी का बोझ लेकर हम जी नहीं पाएंगे। गरीबी के बोझ से पहले ही जिंदगी बहुत दुखी और परेशान है, और ऊपर से ये चोरी का इल्जाम, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए नैतिकता के आधार पर चोरी हुए रुपए की भरपाई के लिए हम अपने जेवर आपको देने आए हैं। हेलो। हाय जान, कैसी हो? खाना खा लिया? नहीं, भूख नहीं लग रही है। क्यों, क्या हुआ? और तुम्हारी आवाज़ ऐसे क्यों है? कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बात है। तुम मेरा फ़ोन देखकर चहकते हुए उठाती थी, लेकिन आज तुम्हारी आवाज़ में कोई खुशी नहीं है। कुछ तो बात ज़रूर है। मैंने बोला ना कोई बात नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी बात कंप्लीट हो गई हो ना, तो फ़ोन रख दो। कुमुद प्लीज़ बताओ मुझे क्या बात है। कुमुद, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज़ बताओ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं हुआ है सतीश मेरी तबीयत को। बोला ना मैं ठीक हूँ। जब तक तुम घर नहीं आओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। कुमुद, हमको तुम्हारी चिंता हो रही है, इसलिए बताओ क्या बात है। ज़्यादा कुछ सीरियस हो तो मैं अभी आ जाता हूँ। अरे बोला ना कोई बात नहीं है सतीश। बस सोच सोच के मेरा सर भारी हो रहा है। क्या सोच रही हो और क्यों सोच रही हो? अरे 1 लाख रुपए ही तो चोरी हुए हैं ना, उसके लिए इतनी सोचने की क्या जरूरत? नहीं सतीश, मैं उस 1 लाख रुपए के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर वो 1 लाख रुपए आनंदी ने नहीं चुराए तो वो 1 लाख रुपए गए कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऑफिस का ही कोई आदमी आनंदी को फंसाने के लिए ऐसा कर रहा है? जानते हो सतीश, आज आनंदी ऑफिस आई थी और ऑफिस आके अपने सारे गहने मुझे दे गई। कह रही थी कि अपने माथे का कलंक हटाने के लिए वो ये जेवर मुझे दे रही है। उसकी आंखों में आंसू था और उसकी आवाज़ से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चोर हो सकती। मैं बहुत परेशान हूँ सतीश। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैंने आनंदी के खिलाफ पुलिस केस करके उसके साथ नाइंसाफ़ी या जाति तो नहीं की है। कुमुद, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम किसी पर कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर रही हो और कोई जाति नहीं कर रही हो। देखो, आनंदी के पास रखे रुपए चोरी हुए हैं, इसलिए तुमने पुलिस केस किया है। तुम खुद को दोषी मानकर अपने आप को परेशान मत करो। आखिर इस बात का भी पता लगाना जरूरी है ना कि ऑफिस में कौन चोर है। हाँ, लेकिन मुझे एक बात जरूर खटक रही है कि अगर आनंदी वाकई में चोर होती तो वो अपने गहने लाकर तुमको नहीं देती, बल्कि पुलिस से और हमसे तुमसे छुपकर कहीं गायब हो जाती। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ही ऑफिस के किसी स्टाफ की ये साजिश है। उसके सीधेपन का फायदा उठाकर उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरे ही ऑफिस में किसी को आनंदी को फंसा के क्या फायदा हो सकता है सतीश? यही तो पता लगाना है हमको, तुमको और पुलिस को भी, कि अगर आनंदी चोर नहीं है तो फिर वो कौन है जिसने आनंदी को फंसाने के लिए चोरी की और आनंदी को फंसते हुए देखकर भी चुपचाप है। देखो कुमुद, आनंदी के गहने देने वाली बात सुनकर एक बात तो हम यकीन से कह सकते हैं कि आनंदी बेकसूर है और उसने अलमीरा से तुम्हारे 1 लाख रुपए गायब नहीं किए। लेकिन हाँ, इस बात की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि हो सकता है तुम्हारे ऑफिस के किसी एम्प्लॉय की आंखों में आनंदी खटक रही हो और उसने उसको ऑफिस से निकलवाने के लिए सब किया हो। जो भी हो, लेकिन इस चोरी वाले मामले के बारे में सोच के मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ओके लिसन, मैं तुमसे कल ऑफिस आकर इस मामले में बात करता हूँ। तुम अभी सब कुछ भूलकर सो जाओ एंड डोंट टेक स्ट्रेस। ओके, अभी रिलैक्स करो, मैं कल आता हूँ तुमसे मिलने। ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं क्या करूं और क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, गुड नाइट।
टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाय, लव यू। ओके, गुड नाइट। अरे भाई, ऐसे खाली मिठाई खाने में ना मजा नहीं आ रहा। बता तो दो किसका जन्मदिन है, तुम्हारा, भाभी जी का या फिर बच्चे का? आनंदी गाँव की लाडली। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आनंदी गाँव की लाडली। मैडम, मिठाई खाओ। अरे वाह, मिठाई किस बात के लिए? कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि जब कोई खुशी हो तभी मिठाई खिलाई जाए। वो बात तो ठीक है, लेकिन अक्सर मिठाई तब बांटी जाती है जब उसका जन्मदिन हो या फिर कोई और खुशी की बात हो। बताओगे नहीं तो मैं मुबारकबाद किस बात की दूंगी? अरे मैडम, आप बस ये समझ लो कि आज बहुत ही खुश है, बस उसी की खुशी में सबको मिठाई खिला रहे हैं। आप भी लीजिए। चलो ठीक है। ये लो भाई, तुम भी लो। अरे थैंक यू चंद्र भैया, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आप हमारा मुंह यूं ही मीठा कराते रहें। बिल्कुल कराते रहेंगे। ये लो मैडम, मिठाई खाओ। थैंक यू। अरे चंदन, इधर आओ। एक और ले लो। अरे अरे बिल्कुल लो। अरे भाई, ऐसे खाली मिठाई खाने में ना मजा नहीं आ रहा। बता तो दो किसका जन्मदिन है, तुम्हारा, भाभी जी का या फिर बच्चे का? मुबारकबाद तो दे दे। अरे आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनती हैं? अरे बस एक बार बोल दिया ना, आज मैं बहुत खुश हूं, बस इसी खुशी में मिठाई बांट रहा हूं। अब जबरदस्ती किसके जन्मदिन की मुबारकबाद लूं? बस खुश था इसीलिए आप सबके लिए मिठाई लेकर आ गया, ताकि तुम सबके साथ मिलकर खा सकूं। चलो, थैंक यू। अब ये आधी मिठाई बची है, इसे मैं खा लेता हूं। चंद्र भैया, हमारे लिए भी कुछ बचा रखे हो, सब लोग मिलके खा गए। अरे बजरंगी, तुम्हें नहीं मिली? अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, ये आखिरी पीस बचा था, इसे मैं बस खाने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम आ गए, ये लो खाओ। और हाँ, अब तुम मत पूछना ये मिठाई किस खुशी में है। ठीक है भैया, हमें तो खाने से मतलब है, मिठाई किसी कारण आया हो। अब सुनो, एक काम करो यार, एक गिलास पानी पिलवा दो। जी भैया, अभी लाते हैं। क्या बताऊं किसी को, ये मिठाई आनंदी के चोरी के फंसने की खुशी में। आनंदी, अब तेरा क्या होगा? मगर सच तो ये है कि तुम एक नंबर के शराबी, जुआरी और निकम्मे इंसान हो। आनंदी, किसे बोली जुआरी शराबी? जुबान संभाल के बोलो, नहीं तो जुबान खींच लूंगी। तो खींच लीजिए ना जुबान। इस समय आपका यहाँ होना ये साफ बताता है कि ये सब आपकी सोची समझी चाल है।
रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान, बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांदकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांदगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तैलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तैलबीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है।